Hey everyone, welcome back here. Here I am again to this YouTube channel for you all children. तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे MCQs क्वेश्चन के लिए जो कि ICSE क्लास 10 के पेपर पैटर्न पे 20 मार्क्स को होल्ड करता है। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। 15 मिनट्स के अंदर कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपके MCQ क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा सकूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में आने वाले हो सकते हैं और ये कुछ आपके स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चंस हैं। आपको कोशिश करना है कि ये 15 मिनट्स के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Right, so here in the section A, the first question is identify the sports injury given below. आपको इनमें से फोटो को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आपकी इंजरी कहाँ है। एक्चुअली आपकी इंजरी जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही, बट जो इंजरी है वो यहाँ पर है। तो इनमें से ऑप्शन क्या है? शिन स्प्लिन्स, एक्लिस टेंडनाइटिस, प्लांटर फसाइटिस और रनर्स नी। ये एरिया जो आपका लोकेट कर रहा है, दिस इज द एरिया फॉर द एक्लिस टेंडनाइटिस, राइट, क्योंकि प्लांटर का एरिया निचला हिस्सा हो रहा है, शिन स्प्लिन सामने का है, रनर्स नी के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस चीज को एक्लिस टेंडनाइटिस के अंदर टिक करके आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the form of the nutrition in which the intake of nutrition is oversupplied. Oversupplied का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई बंदा ज्यादा खाना खा लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? That is called as the overnutrition. जाहिर सी बात है कि अगर आपके न्यूट्रिशन ज्यादा आपकी बॉडी में चले गए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ओवर न्यूट्रिशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ओवर रिलेट्स टू व्हाट? ओवर न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द MCL इंजरी ट्रीटेड? MCL का मतलब होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हमारी नी इंजरी में होता है। तो इसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है? ABC का कुछ मतलब बनता नहीं भाई, CPR तो कार्डियोपल्मोनरी होता है, उससे हमें भी कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है राइस। राइस एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी इंजरीज को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, राइट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Okay, now the fourth question is the injury that is characterized by the pain in the front part of the lower leg. देखें भाई, हमारे लोअर लेग का मतलब है नी के नीचे की बात हो रही है। तो just below the knee you are having a bone called as a shin bone. This shin bone having an injury named as shin splint. नाम से ही समझ में आ रहा है, पार्ट ऑफ लोअर लेग, सामने की चोट होती है, सामने की इंजरी होती है, तो वो क्या कहलाती है? शिन स्प्लिंट, जो कि आपके अक्सर ओवर यूज ऑफ द मसल, ओवर यूज ऑफ द लेग की वजह से हड्डियों में चोट लग भी सकती है, या ज्यादातर ओवर वर्कलोड की वजह से आपका हड्डी में पेन भी शुरू हो सकता है। दैट इज व्हाई दिस इंजरी इज कॉल्ड एज अ शिन स्प्लिंट। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स इन द डोमेन ऑफ ग्रोथ? बात किसकी हो रही है बच्चों? ग्रोथ वर्ड की। तो ग्रोथ इज रेफरिंग टू व्हाट? इधर क्वालिटेटिव नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिव मेजर्स जो है वो डेवलपमेंट में होते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं होते हैं। डेवलपमेंट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है क्वांटिटेटिव। यस, दिस इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ, दिस इज अंडर द डोमेन ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज एग इज अ सोर्स ऑफ। हम लोग ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और बाकी कई सारे मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर रफेज, जो कि मैक्रो और माइक्रो फॉर्म में डिवाइडेड है। तो एग इनमें से क्या मिनरल्स कंक्लूड करता है? भाई कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमें मेजर सोर्स की बात करी गई है कि एग यहाँ पे मेजर सोर्स हमें क्या देगा? दैट इज प्रोटीन। ऑलराइट, तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने कहीं पर पेन लेकर के बैठे हैं, डायरी लेकर के बैठे हैं और इसे नोट करते रहें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अपनी मार्किंग स्कीम में करते चलेंगे, राइट। Next we are moving on the next one, question number 7. Okay, which of the following sports training principles suggests that the minor changes in training program in training regime leads more consistent gain in the sports performance?
बात हो रही है यहाँ पे माइनर चेंजेस इन ट्रेनिंग रेजाइम। चेंजेस का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वैरायटी। वैरायटी इज हियर रेफरिंग टू व्हाट? द वेरिएंस। तो बाकी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, और स्पेसिफिसिटी से कोई भी मतलब नहीं है। द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस। तो इन जितने क्वेश्चंस को मैंने अभी कराया है 7 में, आपको क्या समझना है कि जब भी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो तो आपको पहले कीवर्ड पकड़ने हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग फॉर। अगर आपको मतलब इजीली समझ में आ जाता है, कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो आप आंसर जल्दी टिक कर लेंगे। अदरवाइज अगर ऑप्शन डिफिकल्ट है, यू नीड टू गो विद द 50-50 ऑप्शंस। केबीसी तो भाई खेला है ना सबने, तो ठीक इसी तरीके से हमें 50-50 ऑप्शंस का एक यूज रूल करना है। क्या होगा अभी आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें कंटिन्यू करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Being able to change direction quickly in a game of basketball is a good example of which skill related component. अब बात देखिए यहाँ पर हमें कीवर्ड क्या पकड़ना है? That is direction quickly, right? तो बास्केटबॉल हो या कोई भी और गेम हो जिसमें आप अपने डायरेक्शन बहुत जल्दी बदल सकते हैं, that is called as agile, और the moment is called as agility. Fine. Next we are moving to the next one. क्वेश्चन नंबर 9। ये सारा काम आपको 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, ओके? जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, शॉर्ट्स में बताया है, यू कैन गो अहेड, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप इससे समझ भी सकते हैं कि हमें पहले अटेम्प्ट किस चीज को करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट इज टू डिस्क्राइब द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आप कोई भी फूड कंटेंट जो हमें एनर्जी देता है उसे मेजर करने वाली चीजें कौन सी हैं, कौन सी यूनिट यूज करते हैं? सिंपल इट इज कैलोरी। भाई आपने सुना है कि हम कितने कैलोरीज डेली यूज में कंज्यूम कर सकते हैं, एक एथलीट को कितना करना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन को कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो हमारी क्या है? कैलोरी। और आप इनसे कुछ बातें ध्यान रखें। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इंक्लूड्स 9 कैलोरीज। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? दैट फैट इज हैविंग मोर कैलोरीज कंपैरेटिव टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसी वजह से ये हमें क्या देते हैं? कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बातें कुछ एडवांस के लिए मैंने बता दी, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो लिख दीजिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी टेस्टेड थ्रू विच एक्टिविटी। अब देखें भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है क्योंकि इसमें कुछ चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हमसे तो पूछ लिया मेडिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बट मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी तो जंप में भी पता चलती है क्योंकि हम पैरों की स्ट्रेंथ पता लगाते हैं, राइट? आपने अपने 6 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी कर रखा होगा, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आपने टेस्ट में देखा होगा 50 मीटर स्प्रिंट। अब हम लोग के पास ट्रिक क्या है? 50-50 ऑप्शंस। 50-50 ऑप्शंस का अब क्या करें भाई? जैसे केबीसी खेलते हैं, स्प्रिंट का काम तो स्पीड का है, तो हम इसे क्या करते हैं? इग्नोर। ठीक है, फिर देखें पुशअप टेस्ट, हाँ इससे हो सकती है मस्कुलर स्ट्रेंथ शोल्डर की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्टॉल बैलेंस टेस्ट। बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ, लेकिन यहां तो पूछ रहा है बैलेंस, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 50-50 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो चले गए, बचे कौन से? स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी मेजर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बेसिकली क्वाड्स की स्ट्रेंथ या लोअर लेग की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, क्योंकि वो छोटी मसल है कंपैरेटिव टू अदर। अब हम पुशअप्स की बात करते हैं, तो पुशअप हमारे लिए क्या कर रहा है? शोल्डर मसल को भी इंक्लूड कर रहा है, ट्राइसेप्स को भी इंक्लूड कर रहा है, अपर बैक को भी इंक्लूड कर रहा है और मिडिल बैक को भी इंक्लूड कर रहा है। और बैक मसल हमारी बहुत बड़ी मसल होती है, इट इज द ब्रॉड मसल इन द बॉडी। तो हमारे लिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड जब ये अधूरा पूछे तो कैसे एनालाइज करना है कि किसकी बात हो रही है? तो मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द पुशअप टेस्ट। तो इसका आंसर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा द पुशअप टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना और ये चीज जरूर नोट कर लेना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हाउ डज अ फ्रैक्चर अकर। फ्रैक्चर कैसे होता है भाई बॉडी में? टूटती कैसे हैं हड्डियां? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई चीज डायरेक्टली हमारी बॉडी में लड़ गई, बॉल पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पंच पड़ गया बॉक्सिंग में या किसी और स्पोर्ट में, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स के होने की वजह से। तो देखो एक ये पार्ट आ रहा है क्या आपका,
ऑप्शन में डायरेक्ट फोर्स। तो बिकॉज ऑफ डायरेक्ट फोर्स द बॉडी कैन और द बोन कैन गेट फ्रैक्चर्ड। ठीक है, बॉडी में किसी भी पार्ट पे हो सकता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अदर क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन हो गए भाई, इसको आपको जल्दी करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लेकर के, क्योंकि मुझे समझाना भी है। आप इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे 15 मिनट्स के अंदर। नाउ गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल्ड assertion A and reason R। क्या कह रहा है? Adolescence is a stage of rapid physical growth। हाँ भाई, बात सही है कि हमारी ये रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, सही बात है। कह रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस हार्मोनल चेंजेस ट्रिगर सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस। ये भी बात सही है, दैट इट ट्रिगर्स फिजिकल चेंजेस। अब भाई दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन क्या आता है? ये तो बढ़िया, ये भी बढ़िया। ऑप्शन बचता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। और दूसरा बचता है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। ऐसा तो नहीं दिख रहा भाई। अगर हमारी एडोलेसेंस की एज है तो हमारी फिजिकल ग्रोथ तो होनी ही है। इसकी जरिए ये बात बता रहा है that the reason is correct explanation of assertion। ये बात कही गई assertion की, और रीजन उससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इट रिलेट्स व्हाट? फिजिकल ग्रोथ रिलेट्स टू द फिजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी, हेंस द आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी आपको लगाना है। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा तो यू नीड टू गो स्किप इट, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इन्फेंसी, बिल्कुल छोटी एज से, कंटिन्यूज द लास्ट और द लेट एडोलेसेंट, कंसंट्रेटिंग ऑन अ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब देखो कुछ वर्ड हमें मिल रहा है, इन्फेंसी, एडोलेसेंस और मोटर स्किल की बात हो रही है। मोटर स्किल रिलेट्स टू व्हाट? a short physical skills that can be possible in the children। खेलना, उछलना, कूदना, कुछ छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, दौड़ भाग करना, ठीक है, सपोर्ट लेकर के चलना, या बिना सपोर्ट के अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना रनिंग के लिए या किसी और काम के लिए। दिस इज कॉल्ड एज अ मोटर स्किल, जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अब इसके लिए क्या बता रहे हैं? दैट मेंटल नहीं स्किल है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं, फिजिकल हाँ हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर हो सकती है क्योंकि मसल भी है और मसल्स के साथ नर्व्स भी काम कर रही हैं। लेकिन बात हो रही है इन्फेंसी से एडोलेसेंस की एज में जो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। क्योंकि आपने कई सारे फैक्टर्स पढ़ रखे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो आप उसमें अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिजिकल डेवलपमेंट ही मिलेगा। ये भी आता, लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी रिलेट्स टू योर नर्व्स, योर मेंटल पावर कहीं लिखा होता तो हम इसे टिक कर सकते थे, अदरवाइज यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग डेली कोर्स, कुछ दिन भर के काम को करना जिसमें थकान हमें ना हो, विदाउट एनी फटीग, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस। आप अपनी टेक्स्ट बुक के कुछ डेफिनेशंस को रेफर करिए, गूगल से सर्च करेंगे तो आपको ऐसी ही डेफिनेशन मिलेंगी कि जिसमें हमें थकान कम से कम हो या ना के बराबर हो, तो हमारी फिजिकल फिटनेस ऑन द टॉप रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है assertion रीजन का। फिर से हो सकता है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आए, हो सकता है दो आ जाएं, हो सकता है पिक्चर बेस्ड दो आ जाएं या एक ही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों के लिए आप प्री प्लान्ड रहें। नेक्स्ट इज assertion रीजन बेस्ड। फिजिकल एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अटेन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। ये भी हम लोग अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यस, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम एज वेल एज फॉर योर सोसाइटी ऑल्सो। एंड हमें क्या मिलता है उससे? रीजन क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रोग्रेस एंड सेल्फ एस्टीम। यस, डेवलप होता है। तो भाई दोनों चीजें अगर सही हैं और इसका रीजन भी सही है तो लिखा है यस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो रीजन है वो हमारा assertion को सही दर्शा रहा है, सही बात बता रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट इज एंकल स्प्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बात आती है कुछ इंजरीज की। आपने पढ़ रखा होगा कुछ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज या कुछ हार्ड इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर हमारा एंकल स्प्रेन तो आता है, बात सही है, लेकिन कभी कभी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट व्हाट इज स्प्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं। SPL एक कीवर्ड याद रखना भाई, ठीक है। व्हाट इज SPL स्टैंड्स फॉर, SP स्टैंड्स फॉर स्प्रेन एंड L स्टैंड्स फॉर लिगामेंट। अगर आपको स्प्रेन की बात हो रही है तो लिगामेंट की है। हो सकता है यहाँ से आपसे पूछ ले कि भाई बोन इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, टेंडन इंजरी है, तो आप क्या टिक करोगे, लिगामेंट टिक करोगे। अगर आपसे पूछ ले स्ट्रेन के बारे में तो आपको याद रखना है कीवर्ड दैट इज STM। ST स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन एंड M स्टैंड्स फॉर मसल, राइट। तो आप मसल को टिक करो। हालांकि दोनों ही इंजरीज हमारी कौन सी इंजरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। कहीं पे कोई भी डाउट हो या कोई और प्रॉब्लम हो सो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जल्दी खत्म हो गए भाई, 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 17। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब जब आपकी बॉडी में कुछ वर्क ज्यादा बढ़ाया जाए इन द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, इन द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, इन द टाइम ऑफ प्री कॉम्पिटिशन, इन सब चीजों में आपका ओवरलोड बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ा जाएगा, क्या देयर शुड बी अ ग्रेटर लोड ऑन द बॉडी देन नॉर्मल। ओके, देयर शुड बी नॉट अ ग्रेटर लोड, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी में लोड जब बढ़ाया नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे, हम कैसे बाकी चीजों को या टास्क को ऑप्ट कर पाएंगे कि हमें फाइनल कंपटीशन में खेलने जाना है तो हमें किन चीजों को कवर करना है। तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, आगे और पढ़ लेते हैं। ट्रेनिंग लोड शुड बी रिमेन स्टैटिक, नहीं, स्टैटिक नहीं रखना है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्टिंग पोजीशन पर या एक जैसा रखेंगे तो हमारा लोड बढ़ेगा नहीं और हमें अच्छा कंपटीशन फेस करने की आदत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग लोड शुड बी एक्सट्रीम। ओह, एक्सट्रीम तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर मोस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड। तो जो अच्छे ट्रेनर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होते हैं, वो आपके कभी भी लोड को एक्सट्रीम नहीं जाने देंगे। हाँ, ये बात पॉसिबल है कि इंजरीज हो सकती हैं, जब तक इंजरी नहीं होगी तब तक के इसका मतलब ये पता नहीं चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इट शुड बी वेरी टेक्निकली, इट शुड बी वेरी टैक्टिकली ऑब्जर्व्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द ट्रेनर्स एंड कोचेस। तो हम एक्सट्रीम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। तो द ऑप्शन इज टू बी लेफ्ट द ए, यही सही आंसर होगा। तो कभी भी आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, इसी तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है और उस 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। नहीं है तो उस पार्ट को स्किप कर दें, अपने आंसर्स को आप 1 to 20 तक के लिख लें, जो पार्ट आपका रह गया उसको डैश कर दें, छोड़ दें और फिर उसके बाद लास्ट में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप इस सीक्वेंस को पहले ही फॉलो कर लीजिएगा, इसको बीच बीच में मत लिखिएगा कि मान लिया आपने 4 क्वेश्चन पहले लिखे, फिर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बीच में लिखे, फिर 5-6 क्वेश्चन आप लास्ट में लिख रहे हो, ऐसा मत करना। और ऑप्शंस के साथ, यानी कि अगर आप सपोज आंसर लिख रहे हो, आंसर इज ए, तो उस आंसर के आगे ये आंसर भी जरूर लिखना है। कभी कभी करेक्शन करने में हो सकता है, भाई इंसान है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। मान लो इस ए को उसने डी समझ लिया और तुम्हारा आंसर काट दिया, तो तुम्हारे 100 में 100 आने से तो रह गए। तो कोशिश करनी है कि आप अपने आप को पहले सही रखो और ए ऑप्शन के साथ या बी सी डी के साथ उसका आंसर भी लिखते चलो, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। नाउ मूविंग अहेड, अब ये 3 लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं, टाइम भी बहुत ले लिया मैंने आपका। Now the next 18th question is, it is the feeling of the stability and control। बहुत आसान से दिख रहा है। कंट्रोल कब आता है, जब हम बैलेंस्ड हो। स्टेबिलिटी कब आती है, जब हम वेल बैलेंस्ड हो। तो आंसर से ही समझ में आता है कि भाई हमारे लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, कि हम अपने सारे मूव्स को, सारे स्किल्स को कंट्रोल कर लें, चाहे वो किसी भी तरीके का गेम हो। नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन जो है वो आपको चैप्टर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस साइकिल्स ऑफ पीरियडाइजेशन, दैट इज मैक्रो साइकिल, नेक्स्ट वन इज मेसो साइकिल एंड द थर्ड वन इज माइक्रो साइकिल, ठीक है। इनके टाइम पीरियड्स को आपको पढ़ना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कितने डेज, कितने वीक्स और कितने मंथ्स की होती हैं। तो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी वीक्स और फॉर हाउ मेनी मंथ्स। Get it back to me, okay? Now,
आंसर क्या होगा? पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है? द रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। द इर्रेगुलर वर्कआउट, इर्रेगुलर तो कोई वर्ड ही नहीं बनता, यहाँ पे तो नेगेटिव आंसर दे रहा है, जिसको नहीं टिक करेंगे। द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कलोड एवरी डे हो सकता है। एंड द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग। भाई देखो, रेगुलर ट्रेनिंग, पीरियडाइजेशन तो हुआ नहीं, पीरियड तो है ही नहीं, रेगुलर है, चल रहा है, कब तक चलेगा हमें नहीं पता। सेकेंड ऑप्शन इर्रेगुलर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक। अब यहाँ पे बात आ गई, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिसिटी, प्रॉपर, पर्टिकुलर। हमें यहाँ पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा, हमें टाइम पूछ रहा है पीरियडाइजेशन का। तो पीरियडाइजेशन के लिए बचता क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग, एक सही तरीके से, एक गाइडेंस के जरिए कि आपको फर्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आप नए बिगिनर प्लेयर हैं तो आपको फर्स्ट फ्यू मंथ्स क्या ट्रेनिंग करानी है, ग्रिप्स बतानी है, होल्डिंग ऑफ द बैडमिंटन, होल्डिंग ऑफ द बैट, होल्डिंग ऑफ द बॉल, होल्डिंग ऑफ द ग्रिप फॉर द बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसिक फुटवर्क, ये सब चीजें बतानी है। तो कुछ टाइम पीरियड तक ये चलेगा, फिर आपको थोड़ा सा मॉडरेट पे लेकर के आएंगे, फिर आपको एडवांस पे लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमारी साइकिल कंप्लीट होती है ट्रेनिंग के लिए। तो द आंसर इज D1, द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग। फाइन, आई होप ऑल दीज आर वेरी क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क एनी टाइम इन माय कमेंट सेक्शन, मैं आपको आंसर उसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नाउ मूविंग टू द मैच द फॉलोइंग्स, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ भी सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं जो नहीं भी आ सकता है। 90%, 95% चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए। मूविंग द नेक्स्ट, मैक्रो, इससे आपको मैच करना है। ये देखो मैंने यहाँ बताया ना, मैक्रो मतलब ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर मैक्रो का आंसर क्या हो सकता है? हाँ भाई, फ्यू डेज भी हो सकता है, फ्यू वीक्स भी हो सकता है, फ्यू मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन मैक्रो मतलब ज्यादा, तो ज्यादा क्या है इसमें? मंथ्स। तो फर्स्ट इज रिलेट्स टू व्हाट? थर्ड, ओके। नेक्स्ट इज मीजो, मतलब कुछ दिनों के लिए, इट्स रिलेट्स टू फ्यू डेज। माइक्रो, नो, थोड़ा सा ये एरर है, माइक्रो इज रिलेटेड टू फ्यू डेज एंड मीजो रिलेटेड टू फ्यू वीक्स, ये इसका आंसर है। ठीक, अब आगे टैली करते हैं, और बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको इसके आंसर में कहीं भी डाउट हो रहा हो या कहीं भी क्लैरिटी ना हो रही हो, तो आप बस ये समझो कि वार्म अप से हम क्या यूज कर सकते हैं। इट इज डन प्रायर टू द इंटेंस एक्टिविटी, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रायर टू द इंटेंस एक्टिविटी। अब इसको टैली कैसे करें? भाई फोर्थ का ऑप्शन हमें, फोर्थ तो दिख रहा है, फोर्थ का ऑप्शन हमें फोर्थ तो दिख रहा है, यहां और यहां पर है, तो इन दोनों में से ही होगा। इसको आप 50-50 करके काट दें, अगर आपको ये पैटर्न नहीं याद है तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट वाला भी दिख रहा है भाई, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, कोई और सा देखते हैं। यहाँ ऑप्शन चेंज दिख रहा है, थर्ड को मैच करते हैं। थर्ड वन इज माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और छोटा इज रिलेटेड टू व्हाट? फॉर अ फ्यू डेज। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का मैच हुआ भाई आपका 1 से, तो आंसर विल बी द B1, दैट इज फोर्थ से रिलेट हुआ फोर्थ, थर्ड से रिलेट हुआ 1, 2 से रिलेट हुआ 2 और 1 से रिलेट हुआ 3। तो दिस इज हाउ यू ऑल नीड टू मैनेज द MCQs इन 15 मिनट्स। आज हम लोग ने शुरुआत करी है कुछ ICSE के पैटर्न से रिलेटेड 20 क्वेश्चन से। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू theoretical questions. Till then, keep watching my channel, keep subscribing and sharing to your friends. Okay, all the best to your rest of the examinations and keep in touch with me guys. Till then, take care all of you.